दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर वेव मोशन देख रहे हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें वेव से। ठीक है, सो देखो वेव में हमें पहले देख लेते हैं कितने तरीके के वेव होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, देन फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, सो देखो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जैसे साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव एंड वाटर वेव। एंड दूसरा जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल आपका ईएम वेव्स में जितने भी आ गए, ठीक है, जैसे लाइट, लाइट भी आपका एक नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, एंड साउंड वेव, स्ट्रिंग, वाटर, ये सभी मैकेनिकल वेव है जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन देखें, सो पार्टिकल पैरेलल टू वेव। ठीक है, जब पार्टिकल आपके वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल भी इधर जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एंड जब पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेव जाता है, देखो से यहाँ पे देखो वेव इस तरफ जा रहा है बट पार्टिकल इस पॉइंट का, पार्टिकल देखेंगे तो पार्टिकल ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट होगा। सो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, वेव आगे जा रहा है, यानी कि पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेव है। इस वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें साउंड वेव और स्प्रिंग वेव में देखने को मिलता है, वहीं पे ट्रांसवर्स वेव हमें स्ट्रिंग वेव एंड ईएम वेव में देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग होता है ना, तो उसमें, और ईएम वेव जैसे कि लाइट, इसमें हमें देखने को मिलता है आपका ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जो ईएम वेव्स हो गया वो आपका नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ वेव देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए इस तरीके का इक्वेशन होता है, जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल्स a साइन ओमेगा 2 प्लस के वाई प्लस फाई। फाई जो है वो तो इनिशियल फेज होगा, जो भी इनिशियल फेज पे होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी y है और अंदर भी y है। ठीक है, ये वाला जो y है ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल को बताता है, और k के साथ जो y लगा हुआ है ये डायरेक्शन ऑफ वेव को बताता है। ठीक है, तो देखो पार्टिकल और वेव का दोनों का ही डायरेक्शन सेम है ना, वेव एंड पार्टिकल बोथ इन सेम डायरेक्शन। वहीं पे ट्रांसफर वेव का देखा जाए तो इसे देखो y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई। फाई आपका इनिशियल फेज है, और जो पार्टिकल है वो y डायरेक्शन में जा रहा है और वेव x डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, वेव x में जा रहा है और पार्टिकल इन y में जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। नाउ नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो एंगुलर वेव नंबर को k से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा आपका होता है वेव लेंथ। वेव नंबर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यू के ऊपर में बार लगा देते हैं, ये जो चीज है ना, ये जैसा कि आप लोग फ्रीक्वेंसी में भी देखते होगे, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, NU न्यू। तो उसके ऊपर यदि बार लगा देंगे तो ये हमारा 1/लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। समझ गए, तो एंगुलर वेव नंबर यही है, बस 2 पाई लगा देना और वेव नंबर 1/लैम्डा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाय टी होता है। ठीक है, वेव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बटा के, ये इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एफ, या फिर ऑब्वियसली एफ अगर नीचे जाएगा तो नीचे टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा बटा के या लैम्डा इंटू एफ या फिर लैम्डा बटा टी। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? पार्टिकल का वेलोसिटी होता है आपके पास ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, ए ओमेगा कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। और पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा आपके पास, ये वाला जो कंप्लीट टर्म है कॉस वाला, ये 1 हो जाएगा, सो देयरफॉर ये ए ओमेगा हो जाएगा। तो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा आपके पास ए ओमेगा के बराबर। और ए ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यदि ओमेगा लिखना चाहें तो यहाँ से ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग वेव वेलोसिटी इंटू के, वही चीज लिखा है यहाँ पे, के इंटू वेव वेलोसिटी। ठीक है, सो पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स ए ओमेगा, या इसको लिख सकते हैं ए के वेव का वेलोसिटी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस देखें तो देखो फेज डिफरेंस बटा 2 पाई इक्वल्स पाथ डिफरेंस बटा लैम्डा इक्वल्स टाइम डिफरेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम लिख लीजिए, टाइम डिफरेंस बटा टोटल टाइम। समझ गए? सो वापस बता लेता हूँ, फेज डिफरेंस बटा 2 पाई, पाथ डिफरेंस बटा लैम्डा इक्वल्स टाइम डिफरेंस बटा टी। सो ये चीज होता है आपका रिलेशन। कोई भी चीज यहाँ पे मिसिंग हो तो उसको बाकी जो भी चीज गिवन है उससे निकाल सकते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेव देखें तो जैसे देखो इक्वेशन है, इक्वेशन में यदि अपोजिट साइन लगा हुआ हो, है ना, कहाँ पे अपोजिट साइन, जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। सो अब देखो पहली बात तो ये दोनों ट्रांसवर्स वेव है ना, इधर x इधर y है और इधर x है, तो ट्रांसवर्स वेव है, इतना तो पता चल ही जाता है। सो अब देखो वेव जा किधर रहा वो कैसे पता लगाएं, तो वो हम लोग पता लगाते हैं पहले साइन से। यदि अंदर में ओमेगा टी और के एक्स का साइन सेम है तो फिर सेम साइन है तो वेव नेगेटिव एक्सिस में जा रहा होगा, और यदि अपोजिट साइन है तो फिर वेव पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा होगा। ठीक है, और वेव का जो भी एक्सिस में जा रहा होगा वो यहाँ पे दिया, जैसे यहाँ पे x दिया हुआ तो वेव यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। कैसे अपोजिट साइन देखना है, जैसे यहाँ पे देखो के एक्स का यहाँ पे साइन नेगेटिव है, ओमेगा टी का यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो ये अपोजिट साइन हो गया। अपोजिट साइन है तो फिर वेव पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा। यहाँ पे फिर देखो ओमेगा टी में माइनस है और के एक्स में प्लस है, अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे देखो के एक्स में प्लस है, ओमेगा टी में प्लस है, सेम साइन नेगेटिव में जाएगा। के एक्स में माइनस, ओमेगा टी में माइनस है, सेम साइन नेगेटिव में जाएगा। तो इस तरीके से आप वेव का किस एक्सिस में जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव उसका निकाल सकते हो। नाउ वेव वैलिड इक्वेशन देखा जाए तो वेव का इक्वेशन इस तरीके से होता है, y इक्वल्स एफ ए एक्स, फंक्शन लिखा है एफ मैंने फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी एन, इस फंक्शन में ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो साइन, साइन के फंक्शन में आ रहा तो साइन के एक्स ओमेगा टी स्क्वायर, यहाँ पे चाहे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे -1 2 3 जो लिखना हो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अंदर वाले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x होना चाहिए और t होना चाहिए। t का स्क्वायर नहीं हो सकता है, x का स्क्वायर नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे x 1 ही होगा और t भी 1 ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो x 1 है, t 1 है, तो ये वैलिड है। यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया t का, ये तो नहीं हो सकता है बिल्कुल। अब देखो ये कैसे हो गया, अब एक्चुअली इसको यदि लिखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, विच इज 4x + 3t + 4, ठीक है, +4 की पावर -1। ठीक है, इसको ऊपर कर सकते हैं, तो n तो कुछ भी हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो x पे 1 है, t पे 1 है, तो ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो ध्यान क्या देना है, बस इस वाले इक्वेशन को ध्यान देना, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। चलो अब देख रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी देख रहे हैं स्ट्रिंग में। सो जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से इस पे वेव गया है ना, तो इसमें वेलोसिटी हो जाता है √T/μ। यहाँ पे म्यू है आपका मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग डेंसिटी इंटू एरिया करके भी लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, या इसको हम लोग डेंसिटी इंटू एरिया करके भी लिख सकते हैं। कैसे, ऊपर ए से मल्टीप्लाई करो, नीचे ए से मल्टीप्लाई करो, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। सो डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे T/μ है, म्यू को हम लोग यहाँ पे रो इंटू ए लिख सकते हैं। अब टेंशन को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेंशन पर यूनिट एरिया को हम लोग यहाँ से स्ट्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बटा रो। ठीक है, और स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस को लिख सकते हैं हम लोग गामा डेल्टा L/L। ठीक है, हुक्स लॉ से गामा डेल्टा L/L बटा रो, है ना। और डेल्टा L/L को क्या लिख सकते हैं, वो टेम्परेचर वाले फॉर्मुला से, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा L/L को लिख सकते हैं हम लोग अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरीके से इनमें कन्वर्जन हो सकता है। तो इन सारे कन्वर्जन को अच्छे तरीके से याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी जा रहा है, सो टेंशन है ना, मतलब ये जो वेव है वो जा रहा है, सो टेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा टेंशन ऊपर पे होगा, देन फिर 2 पे, देन 1 पे। सो टेंशन सबसे ज्यादा 3 पे, देन 2 पे, देन 1 पे होगा। सो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल है टेंशन के ही। सो वेलोसिटी भी 3 पे सबसे ज्यादा, 2 पे, देन 1 पे। एक चीज याद रखना, वेलोसिटी इक्वल्स √gx। ये कब, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए। और x क्या, x हम लोग नीचे से डिस्टेंस लेंगे, याद रखना, x जो हम लोग नीचे से डिस्टेंस लेते हैं, ऊपर से डिस्टेंस नहीं, नीचे से डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, है ना, ये चाहे या तो आप लिख भी दो, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लेना है हमें यहाँ पे, है ना, एक्स बॉटम से डिस्टेंस ले रहे हैं। सो बॉटम से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी हाइट पे भी हमें वेलोसिटी निकालना, तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी एक्स है वहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन हमेशा सेम ही रहेगा इसका, वेव का, विच इज g/2। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये दोनों चीज अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके काम आएगा। ठीक है, और देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स लैम्डा इंटू एफ होता है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स लैम्डा इंटू एफ होता है। सो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √t हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा प्रोपोर्शनल टू √t आ गया। ठीक है, t क्या है, अपना टेंशन है, इस बात को याद रखना, t अपने टेंशन है, और ये वाला जो t है ये टेम्परेचर है। समझ में आया, तो इस रिलेशन से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे ना। अब है साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव को आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझिए। देखो साउंड वेव 3 तरीके का है, एक इंफ्रासोनिक, एक ऑडिबल साउंड, एक अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, ऑडिबल साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो। ठीक है, ऑडिबल साउंड के लिए 20 हर्ट्ज लोअर लिमिट एंड 20 किलो हर्ट्ज अपर लिमिट होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी जिसका 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो। ठीक है, ये चीज है। तो इन चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना। आपको कहीं आपको बोल दे कि हम लोग ऑडिबल साउंड या साउंड का लोअर लिमिट ले रहे हैं, और आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ना दिया हो, तो इसको आप कंसिडर करके चलोगे। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, यदि वेलोसिटी ऑफ साउंड देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड मीडियम में होगा। ठीक है, आप लोग एग्जैक्टली प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। अपने कान को अपने टेबल पे सटाओ और फिर टेबल पे एक टक बजाओ, देखना आपके कान में कितनी जोर से आवाज आती है। वही चीज आप यदि एयर में करोगे तो उतना नहीं आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होता है, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड करता है, और सॉलिड का मीडियम सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, बिकॉज साउंड वेव इज मीडियम डिपेंडेंट, समझ गए। वहीं पे वेलोसिटी ऑफ लाइट देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा वैक्यूम में होगा, देन एयर, देन लिक्विड, देन सॉलिड, बिकॉज लाइट वेव इज मीडियम इंडिपेंडेंट, समझ गए। अभी देखो साउंड वेव का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है, काफी सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला यंग मॉडुलस के टर्म्स में, विच इज √यंग मॉडुलस बटा रो। ठीक है, ये चीज हम लोग सॉलिड के लिए लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और इक्वल्स हो जाएगा बीटा बटा रो। बीटा बटा रो हम लोग लिक्विड गैसेस के लिए लेते हैं। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा प्रेशर बटा रो। ठीक है, ये चीज आपका न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। और क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग बस यहाँ पे प्रेशर के आगे एक गामा लगा लेते हैं, गामा डैश से मैंने यहाँ पे डिनोट किया। एक्चुअली ये आपका एडियाबेटिक एक्सपोनेंशियल है। एडियाबेटिक एक्सपोनेंशियल को भी हम लोग वो गामा से डिनोट करते हैं ना, तो गामा डैश मैंने ले लिया ताकि इस यंग मॉडुलस वाले गामा में और एडियाबेटिक वाले गामा में कंफ्यूजन ना हो। बस प्रेशर के आगे एक गामा लगा देना है। इसको हम लोग बोलते हैं लेप्लास करेक्शन। ठीक है, लेप्लास करेक्शन में एडियाबेटिक वाला जो एक्सपोनेंशियल है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं ना RT/m। ठीक है, प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे प्रेशर PV इक्वल्स nRT होता है। ठीक है, सो एक और चीज होता है ना हमारे पास, विच इज PM इक्वल्स डेंसिटी इंटू RT। ठीक है,
सो प्रेशर बटा डेंसिटी हो जाएगा RT/m। सो RT/m वही चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रेशर बटा डेंसिटी को RT/m कर दिया है यहाँ पे, तो वो भी करके आप लोग लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट अंडर टेम्परेचर बाय m के, ठीक है, टेम्परेचर बाय m के यहाँ पे यदि प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर और मास के टर्म्स में दिया हो तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये कौन सा मास है, ये आपका मोलर मास, इस बात को याद रखना, ये आपका है मोलर मास, ठीक है ना। चलो, और वही आपका गामा, ये एडियाबेटिक एक्सपोनेंशियल का आपको वैल्यू पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस बात को याद रखना, ये जो चीज है आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। सो 1+2/f होता है आपके पास एडियाबेटिक एक्सपोनेंशियल, वही गामा, ये चीज तो आपको पता ही होगा। चलो एक और चीज है विच इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है बीटा इंटू ए इंटू के के बराबर, ठीक है, बक, प्रेशर इक्वल्स बक। और ए क्या है, ए है आपके पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा पी आपके पास प्रेशर एम्पलीट्यूड, इस चीज को याद रखना। और बीटा क्या है, बीटा आपके पास है बल्क मॉडुलस। चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड एक चीज है कॉन्सेप्ट, इस बात को याद रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर का ज्यादा होता है रेदर देन ड्राई एयर, ठीक है, मॉइस्ट एयर का ज्यादा होगा रेदर देन ड्राई एयर, क्योंकि ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है मॉइस्ट एयर से। अब ड्राई एयर का यदि डेंसिटी ज्यादा होगा, सो वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो यदि डेंसिटी ज्यादा होगा ड्राई एयर का तो उसका उसमें वेलोसिटी कम होगा, सो इसी वजह से उसमें वेलोसिटी कम है। तो यहाँ से आपका असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। देखो आरएमएस वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होता है साउंड के वेलोसिटी से फॉर गैसेस, ठीक है। अब क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3r/m और वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा RT/m, और गामा जो है वो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में ही आता है, इस बात का चाहे कुछ भी रख लो। देखो यहाँ पे आप लोग जनरली फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे जैसे कि मोनोटोमिक के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग का ही फॉर्म में आएगा गामा आपके पास, तो ये कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो इसी वजह से आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होता है फॉर गैसेस, समझ गए। चलो इंटेंसिटी ऑफ वेव देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ वेव होता है ऑब्वियसली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं हाफ रो वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, ठीक है। क्या चीज, हाफ रो वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वही ए ओमेगा, तो इसको ए ओमेगा का यहाँ पे होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, यहाँ से भी आपका हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, कोई रिलेशन में रेशियो वाले क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो ए है ये है एरिया और ये जो ए है ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये आपके पास है एम्पलीट्यूड और ये जो है ये आपके पास है एरिया, समझ गया ना, ये एरिया है और ये एम्पलीट्यूड है। अब देखो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू AT, ठीक है, यहाँ से I इंटू AT लिख सकते हैं एनर्जी को। और वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया से एरिया कट जाएगा और टाइम अपॉन लेंथ क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी टाइम अपॉन लेंथ, नीचे पे एक वेलोसिटी आ जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया I बटा वेलोसिटी ऑफ वेव। बस जो ये फॉर्मूला था इसमें वेलोसिटी ऑफ वेव को यहाँ से हटाओ, बाकी वही फॉर्मूला आ जाएगा विच इज हाफ रो v पार्टिकल का स्क्वायर इक्वल्स हाफ रो ए ओमेगा का स्क्वायर, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। सिंपल सा है, ऐसे करके आप लोग इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया अगर कोई भी चीज कोई भी पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे रिकैप करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लाउडनेस। लाउडनेस जो है ये मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी होता है। देखो लाउडनेस का फॉर्मूला होता है 10 log I बटा I नॉट डेसिबल्स, डेसिबल्स में लेते हैं। देखो 1 बेल इक्वल्स होता है 10 डेसिबल, ठीक है। तो इस यूनिट को अच्छे से याद रखना, और बेसिकली हम लोग को इसका उतना काम पड़ता नहीं है, हमें काम पड़ता है इसका, ये जो I का वैल्यू है, सॉरी ये वाला I नॉट का वैल्यू, ये आपके पास कांस्टेंट होता है। अब हालांकि उसको आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही भी होगा और बाकी नहीं भी दिया तो इसका इस फॉर्मूला का उतना काम नहीं है, इसका बहुत ज्यादा काम होता है, यानी कि डेल्टा एल का, ठीक है। सो डेल्टा एल इक्वल्स होता है L2 माइनस L1। बेसिकली आपको क्या रहेगा, आपको कोई एक दिया रहेगा, ठीक है, एक आपको इन दोनों में से दिया रहेगा, आपको दूसरा निकालना रहेगा, तो कुछ मत करो, डेल्टा एल इक्वल्स लिखो 10 log I2 बाय I1 डेसिबल्स, ठीक है। सो डेल्टा एल इक्वल्स हो जाएगा L2 माइनस L1, और जो लास्ट में लिखो यहाँ पे उसी को यहाँ पे नीचे में रख देना बस, ठीक है। L2 के लिए आपके पास इंटेंसिटी होगा I2 और L1 के लिए इंटेंसिटी होगा I1 बस। सो L2 माइनस L1 इक्वल्स 10 log I2 माइनस I1, ठीक है, और ये डेसिबल में होगा, ठीक है, डेसिबल यूनिट अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने 10 लिखा है। और अगर एक डेसिबल कितना होता है, एक डेसिबल होगा 1/10 बेल, तो 10 से 10 कट जाएगा। बेल में अगर हो तो सिर्फ ये लॉग वाला टर्म लिखना, और डेसिबल में हो तो यहाँ पे आगे 10 लगाना है, समझ गए। अब जो भी आपको दिया हुआ हो 1 2 3 4 चार चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, यदि 3 चीजें दिया हो तो चौथा निकाल लेना, सिंपल सी बात है। चलो सुपर पोजिशन ऑफ वेव देखा जाए, जैसे देखो y1 इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस x दिया हुआ है, एंड y2 इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस kx, ठीक है, ओमेगा t प्लस kx दिया हुआ है, यहाँ पे kx प्लस 5 दिया हुआ है। फाई आपका है फेज डिफरेंस। अब देखो फाई यदि प्लस में होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोग जाते हैं, माइनस में होता है तो क्लॉकवाइज में जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्लस दिया हुआ है, सो देखो सबसे पहले क्या है, A1 कहाँ पे होगा, A1 साइन पे है तो सिंपल सा साइन पे यहाँ पे ले लो, और A2 कहाँ पे, A2 प्लस 5 पे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगे, सो A2 यहाँ पे प्लस 5 है,
तो A1 इधर आया, A2 इधर आया, तो A नेट हमारा इधर पे आएगा। और सिंपल सी बात है, A नेट हम लोग आराम से निकाल ही सकते हैं, विच इज रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos थीटा। अब देखो यदि एम्पलीट्यूड सेम हो जाए और हम लोग प्लस कर रहे हैं और प्लस में हमारे पास यहाँ पे cos आता है और सब्ट्रैक्ट में S फॉर सब्ट्रैक्ट S फॉर साइन आता है, ठीक है। तो अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो तो A नेट इक्वल्स हो जाएगा 2A cos 5/2। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते थे, समझ गए। ये चीज अच्छे से याद रखना, इधर वाला होता है साइन, जनरल हम लोग इधर साइन लेते हैं, इधर माइनस साइन, ऊपर cos नीचे माइनस cos, ठीक है। अब देखो आई नेट क्या होगा, इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक चीज आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, जो आई है वो प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ये देखो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओके होता है, ठीक है ना। सो ए जो है वो प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर आई क्या होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे देखो ए नेट यदि आई नेट हमें यहाँ पे निकालना है, सो एक्चुअली क्या काम करते हैं, यदि हम लोग इस पे स्क्वायर कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हमने कर दिया, वही चीज है। अब एक ए का स्क्वायर की जगह हम लोग आई लिख सकते हैं, तो ए नेट का स्क्वायर की जगह आई नेट लिखा, A1 का स्क्वायर की जगह I1, A2 का स्क्वायर की जगह I2, और फिर 2 A1 और A2 की जगह हमने रूट लगा दिया, इस तरीके से रूट I1 I2, और cos थीटा की जगह cos थीटा लिखने दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आई नेट का भी यहाँ पे निकाल सकते हो। और सिमिलरली यदि दोनों बराबर हो तो यहाँ पे क्योंकि आई नेट जो है वो ए नेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सो देयरफॉर बस इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। सो 4 की जगह हमने 4 लिखा, A स्क्वायर की जगह हमने I लिख दिया, और cos स्क्वायर 5/2 यहाँ पे कर दिया, बस यही करना है। और यहाँ पे जो 4I होगा ना, कंप्लीट 4I, ये हमारे पास होता है यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये वाला जो टर्म है ये 1 होना चाहिए, सो देयरफॉर हमारे पास जो बच गया विच इज 4I, वो हमारे पास होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ ले, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, एंड मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस रेशियो से आप लोग आई मैक्स बाय आई मिनिमम निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला इसी से निकाल सकते हैं, जैसे A1 की जगह हम लोग लिख देंगे रूट I1, A2 की जगह लिख देंगे हम लोग रूट I2 बस। तो मैक्सिमम के लिए रूट I1 प्लस रूट I2, एंड मिनिमम के लिए रूट I1 माइनस रूट I2 का कंप्लीट यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला का निकाल के हम लोग आई मैक्स बाय आई मिनिमम का आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो जैसे यहाँ पे देखो फाई का वैल्यू इसमें हो जाता है, यानी कि फेज डिफरेंस का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे n2π, ठीक है। एक बात याद रखना इसमें, cos फाई जो है, ठीक है, cos फाई को हमें यहाँ पे ऑलवेज, cos डेल्टा फाई को हमें यहाँ पे, यानी कि फेज डिफरेंस को ऑलवेज यहाँ पे 1 लेके आना है, ठीक है। ये जो है ना जो भी यहाँ पे फाई रहेगा, इसमें कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए, cos डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ पे 1 ही आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो यदि 1 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे अगर 0 डालें तो cos 0 का वैल्यू क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू आएगा 1। या यहाँ पे यदि हमने 1 डाल दिया, ठीक है, 1 डाल दिया तो फिर 2π आएगा, यानी कि 360। तो cos 360 का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 1 ही आएगा ऑब्वियसली। तो कुछ भी डालो यहाँ पे, जो फाई का वैल्यू जो निकलने वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई वो 1 ही आएगा। डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस हो जाएगा n इंटू लैम्डा। n का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 0 1 2 3 इस तरीके से। आई मैक्सिमम इसमें होता है सिंपल A1 प्लस A2, और सॉरी A मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2, और आई मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम देखा ही था। आई मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है और आई मिनिमम डिस्ट्रक्टिव में, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का स्क्वायर, और I1 I2 दोनों बराबर हो तो फिर आई मैक्सिमम हो जाएगा ऑब्वियसली 4I। हमने देखा था ना यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज 4I, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा फाई होता है इक्वल्स 2n-1 लैम्डा, ठीक है, याद रखना 2n-1 पाई, सॉरी 2n-1 पाई, और यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो n का वैल्यू यदि यहाँ पे 1 रखोगे, सो 2-1 यानी कि पाई आ गया, यानी कि 180। सो cos 180 कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे जो फाई का वैल्यू है, हर वो फाई का वैल्यू पे cos फाई का वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे जो डेल्टा फाई का वैल्यू आए वो cos में रखने से आंसर -1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 रख दोगे, सो 4 -1 तो 3π आ गया, 3π। सो cos 3π को भी अगर निकालोगे तो ये -1 के ही बराबर आएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और डेल्टा एक्स यहाँ पे हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा बटा 2, ठीक है, 2n-1 इंटू लैम्डा बटा 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलो ए मिनिमम अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इसमें A1 माइनस A2 होगा। आई मिनिमम A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी को रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि दोनों आई बराबर हो तो फिर ऑब्वियसली ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा। फिर समझ गए ना, आई मिनिमम 0 होता है और आई मैक्सिमम 4I के बराबर होता है। तो इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से याद रखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव समझ में आ गया होगा। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव देखा जाए। रिफ्रैक्शन को हम लोग ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में जैसे यहाँ पे देखो वेव गया और फिर वेव वापस आ गया। देखो दो चीजें यहाँ पे, एक डेंसर से रेयरर में जाता है, एक रेयरर से डेंसर में जाता है। सो यदि वेव डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो सीधा जाएगा और सीधा ही आएगा, लेकिन यदि रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो सीधा जाएगा और उल्टा आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। सो डेंसर से यदि रेयरर में जा रहा है तो देखो फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम है, इस बात को याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे तुम रिफ्लेक्शन ले लो और रिफ्रैक्शन ले लो, किसी को भी ले लो, फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा सेम ही रहने वाला है, ये बात तो पक्की है।
ठीक है। सो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तब क्या हुआ, देखो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अब क्या है, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी सेम रहता है, इस बात का याद रखना। रिफ्लेक्शन में अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैम्डा सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है और लैम्डा सेम है, तो आपका वेलोसिटी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम ही सेम है। मीडियम यदि चेंज होता, यदि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चले जाता, यानी कि रिफ्रैक्शन होता, ट्रांसमिशन होता, तब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जा भी इसी मीडियम में रहा है और आ भी इसी मीडियम में रहा है, ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन में हमेशा वेलोसिटी सेम रहता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों में और वेलोसिटी भी सेम रहेगा। लैम्डा देखा जाए तो ऑब्वियसली लैम्डा भी सेम ही रहेगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि मीडियम सेम है। और फाई, चलो अब इसमें देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है, सीधा गया और सीधा आया। अब इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो एक बात याद रखना, जो आखिर में होगा यदि वो कमजोर हुआ तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि ताकतवर हुआ तो उसको उल्टा कर देगा। देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है, रेयर कमजोर है, इसको कुछ नहीं कर पाया, सीधा गया सीधा आया। लेकिन रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर ताकतवर है, अब देखो इसको उल्टा करके भेज दिया। सो देखो यदि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो सीधा जाएगा सीधा आएगा, यानी कि जो फाई है वो 0 हो गया। लेकिन यदि रेयर से डेंसर में गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी सेम, लैम्डा सेम, बट यहाँ पे जो फाई है वो उल्टा हो जाएगा, गया सीधा आया उल्टा, तो फेज डिफरेंस जो है वो आपके पास पाई हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में डेंसर से रेयर जाएगा और रेयर से डेंसर जाएगा, तब क्या होगा? देखो सबसे पहले डेंसर से रेयर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अब क्या है, रेयर में जा रहे हैं तो रेयर में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास वेलोसिटी बढ़ता है, और डेंसर में जाते हैं तो वेलोसिटी घटता है। सो देखो वेलोसिटी डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो फिर वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, और सिमिलरली जो आपके पास वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। सो लैम्डा भी इसमें बढ़ेगा और लैम्डा इस वाले में घटेगा। और फाई देखो जा भी वैसे रहा, जा भी वैसे रहा, तो इसमें फेज डिफरेंस दोनों में ही 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। चलो नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ सेम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, बट डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन अलग है, बाकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे आपकी सेम है। इसका एग्जांपल देखो इस तरीके से हो सकता है इक्वेशन, जैसे 2a है ना, 2a sin kx और sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे cos kx sin ओमेगा टी, ठीक है, sin kx cos ओमेगा टी, यहाँ पे sin की जगह cos, cos की जगह sin, किसी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस एक जगह kx एक जगह ओमेगा टी आना चाहिए, यहाँ पे 2a होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से देखो स्टेशनरी वेव ऐसा होता है ना, इसमें एक नोड होता है और एंटी नोड होता है। ऊपर गया, फिक्स पोजीशन है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं नोड, और हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। समझ में आ गया है ना? अब देखो यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या है वो चीज यहाँ पे देखना। जैसे ये एक स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव है, इसका जो एंटी नोड है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और इसका एम्पलीट्यूड आपका 2a हो जाएगा। तो जो भी इस इक्वेशन में आपका यहाँ पे वैल्यू दिया रहा है, फॉर एग्जांपल आपका कह सकते हैं कि 8 दिया हो, आपसे एम्पलीट्यूड पूछा है, सो 2a इक्वल्स 8 लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट a इक्वल्स 8 मत लिख देना, तो देयरफॉर a इक्वल्स हो जाएगा 4। ठीक है, यदि 8 यहाँ पे लिखा है तो एम्पलीट्यूड आपका 4 रहेगा। ठीक है, तो इस बात का रखना, तो ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। अब देखो ये कंप्लीट वेव है, ठीक है, और ये इसका आधा वेव है। तो कंप्लीट वेव के लिए हम लोग वेवलेंथ लिखते हैं लैम्डा, और यहाँ पे एंगल होता है आपके पास 2 पाई। ठीक है, सो अगर देखा जाए सो नोड से नोड के बीच में कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियसली लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ये कंप्लीट लैम्डा है, उसका आधा हो जाएगा लैम्डा बाय 2, और सिमिलरली इसमें पाई आ जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस इसमें पाई आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पाई आ जाएगा। समझ में आ गया? अब नोड से एंटी नोड देखा जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा बटा 4 हो जाएगा, और फेज डिफरेंस पाई बटा 2 हो जाएगा। और एंटी नोड देखा जाए तो इसमें ऑब्वियसली लैम्डा बटा 2 और फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा। समझ में? काफी सिंपल है, आप लोग देख के भी ऐसा समझ सकते हो। अब देखो ईच पार्टिकल में देखा जाए तो ईच पार्टिकल क्रॉस मीन पोजीशन एट सेम टाइम बट डिफरेंट स्पीड। ईच पार्टिकल देखा जाए मीन पोजीशन को सेम टाइम पे क्रॉस करता है बट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, टाइम सेम रहेगा ईच पार्टिकल का, देखा जाए मीन पोजीशन का तो टाइम सेम रहेगा बट स्पीड दोनों का अलग होगा। ठीक है, स्पीड मतलब डिफरेंट होगा। सो अगर देखा जाए ईच पार्टिकल के लिए, ईच पार्टिकल की बात किया जाए तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। देखा, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कम है और इसका एम्पलीट्यूड ऊपर है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है। फ्रीक्वेंसी दोनों का ही सेम रहेगा। ठीक है, ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आपका एंटी नोड पे होगा विच इज 2a, और एम्पलीट्यूड मिनिमम आपका नोड पे होगा विच इज 0। ठीक है, पार्टिकल एट नोड का ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड 0 होगा और वो रेस्ट पे रहेगा। यहाँ वाला जो पार्टिकल वो ऑब्वियसली ऑसिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। सो देखो स्टेशनरी वेव हम लोग स्ट्रिंग में देख रहे हैं, अब किसका क्या होगा? सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है v बटा लैम्डा, ऑब्वियसली, है ना। फ्रीक्वेंसी v बटा लैम्डा कैसे हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देखो स्पीड, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम को यहाँ पे हम लोग f लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स v बटा लैम्डा हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कहानी v बटा लैम्डा। सो देखो v बटा लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग nv/2l लिख सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद करना, इस फॉर्मूला को याद कर लो, काम हो जाएगा। स्टेशनरी वेव में यहाँ पे 2l आता है, v/2l, और यहाँ पे v का फॉर्मूला ऑब्वियसली ये हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में देखा था,
है ना, स्ट्रिंग में हमने कहाँ पे देखा था, ये वाला फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले हैं ये सारे वी के फॉर्मूले यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे। सो ये रूट अंडर टी बाय म्यू आ जाएगा, इक्वल्स टी बाय म्यू को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू ए, और इक्वल्स स्ट्रेस बाय रो लिख सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला थे वो सभी यहाँ पे वी के आ सकते हैं। ना फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक देखा जाए इसमें, ठीक है, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक देखा जाए। अच्छा, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग जो है ना, ये बिल्कुल ओपन ऑर्गन पाइप जैसा होता है। ओपन ऑर्गन पाइप भी जब हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो भी बिल्कुल इसी के जैसा होगा। अब देखो इसमें F1 क्या होगा, F1 के लिए बस यहाँ पे इसको 1 रख दो, n का जगह 1 रख दो, हमारा आंसर आ गया। सो F1 के लिए लैम्डा का वैल्यू जो है वो है 2L आ जाएगा। सो देयरफॉर L का वैल्यू यहाँ पे लैम्डा बाय 2 आएगा। अब देखो F1 के लिए लैम्डा बाय 2 कैसे होगा, ये क्या देख रहे हो, ये है, ये कंप्लीट वेव होता है, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा, और आधा के लिए हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा बाय 2, ठीक है। सो इसके लिए लेंथ हो गया यहाँ पे लैम्डा बाय 2। वही चीज यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, या कहीं भी आपसे कोई सा भी हार्मोनिक दिया हो रहा है, कोई सा भी दिया हो रहा है, ठीक है, बस आपको इसका फॉर्मूला लगाना है और उसकी जगह यहाँ पे बस v बाय लैम्डा लिख देना है, वहां से आपको आपका लेंथ का वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू निकालो, मान लो आपको थर्ड हार्मोनिक के लिए बोला गया है, थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। इसके लिए लैम्डा का वैल्यू निकालो, बस इसको v बाय लैम्डा के बराबर कर दो, तो ये कट गया, तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 12/3, ठीक है। कहीं से भी आप लोग लैम्डा का कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और Fn यानी कि किसी भी n पे हो जाएगा nF1, ऑब्वियसली ये वाला जो कंप्लीट है ये F1 ही है, ठीक है, ये वाला जो चीज है ये F1 ही है, सो ये हो गया nF1 के बराबर, ठीक है। तो आपको कुछ जानते भी होंगे। नाउ n है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, कितने हार्मोनिक्स को डिनोट करता है n, ठीक है, किसमें, इस वाले में, स्टेशनरी वेव में। और ओवरटोन हो जाएगा यहाँ पे n-1, n है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स और ओवरटोन हो जाएगा n-1। जैसे यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक बोला गया तो इसके लिए ओवरटोन हो जाएगा 2, ठीक है, किसमें, इस वाले में, स्ट्रिंग वाले में और ओपन ऑर्गन पाइप में। क्लोज में थोड़ा अलग चलता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और देखो इसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स का फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो ये हो जाएगा v/2L, यानी कि F1 के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा F इक्वल्स हो जाएगा F1 के बराबर, विच इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स, ठीक है, ये v/2L ही हो जाता है, इस बात को याद रखना। ना ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप को देखो यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को भी देख रहे होंगे। सो ओपन ऑर्गन पाइप जो है वो ओपन होता है बोथ एंड से, दोनों एंड से ओपन होगा, और क्लोज ऑर्गन पाइप जो है ये एक ही एंड से ओपन होता है। क्लोज में दोनों एंड से क्लोज नहीं होगा, एक एंड से क्लोज होगा और एक एंड से ओपन होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला हो जाता है n/v/2L, ठीक है, और v/2L को यहाँ पे हम लोग F1 लिख सकते हैं इसके लिए, ओपन के लिए, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक में F1 का वैल्यू हो जाएगा v/2L, सेकंड हार्मोनिक के लिए हो जाएगा 2v/2L, थर्ड हार्मोनिक के लिए हो जाएगा 3v/2L, सिंपल सी बात है। सेकंड हार्मोनिक के लिए हम लोग फर्स्ट ओवरटोन लिख सकते हैं और थर्ड हार्मोनिक के लिए सेकंड ओवरटोन। समझ आना, फर्स्ट ओवरटोन बात कर रहा है तो सेकंड हार्मोनिक का बात है, सेकंड ओवरटोन बात कर रहा है तो थर्ड हार्मोनिक का बात है, और फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक को बोलते हैं। समझ में आ गया। तो F2 इक्वल्स 2F1 हो जाएगा और F3 इक्वल्स 3F1 हो जाएगा। ये तो आप लोग इससे भी डायरेक्ट आंसर रिलेट कर सकते हो। और इसमें F1 का वैल्यू वही, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन, ये वाला फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्मोनिक्स F1 के ही बराबर हो जाएगा, विच इज v/2L, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। और यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो F1:F2:F2, F3, F4, F5, ये 1:2:3, 4:5, यानी कि सिंपल सा नेचुरल नंबर के रेशियो में जा रहा है। नाउ ओपन ऑर्गन पाइप का एक चीज अच्छे तरीके से याद रखना, इसमें फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये होता है π/2, ठीक है। प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट में π/2 होता है इसका फेज डिफरेंस। और एक और चीज, जो प्रेशर है वो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो नोड पे होता है और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड पे होता है। और प्रेशर यदि नोड पे है तो यहाँ पे प्रेशर यानी कि मिनिमम होगा, है ना। यदि नोड पे है, इस तरीके से देखा जाए तो प्रेशर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मिनिमम पे प्रेशर होगा, और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है यानी कि ये मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। सो इस बात का याद रखना, प्रेशर एट नोड होता है और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होता है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इसका π/2 होता है, ठीक है। इन दोनों चीज को आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेना। चलो नेक्स्ट है क्लोज ऑर्गन पाइप। ये एक एंड से ओपन होता है और दूसरे एंड से क्लोज होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को डायग्राम में बना के दिखाया हुआ अभी, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब भी देखेंगे, रेजोनेंस ट्यूब भी बिल्कुल क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा ही होता है। इसमें Fn का वैल्यू होता है nv/4L, बस इस दोनों में, ओपन ऑर्गन पाइप में और इसमें स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग में, इसमें यहाँ पे nv/2L होता है, इसमें nv/4L हो जाता है बस। सो देयरफॉर यहाँ पे यदि 1 कर दिया जाए यानी कि फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, तो v/4L हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n/F1, ठीक है। इसमें ओवरटोन का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। इसमें जैसे कि याद रखना, इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं होता है, इसमें सिर्फ ऑड नंबर में चलता है, इस बात को याद रखना। जैसे कि फर्स्ट हार्मोनिक, देन थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, ऑड नंबर में चलेगा। और लेकिन ओवरटोन इसमें नॉर्मल चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये फंडामेंटल था, फिर ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ठीक है। सो फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक को बताएगा, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक को बताएगा। तो ओवरटोन और हार्मोनिक में यदि रिलेशन देखा जाए तो ये हो जाता है n=2x+1, ठीक है। x आपका ओवरटोन बताता है, n आपका हार्मोनिक बताता है। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो या डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे देखो थर्ड हार्मोनिक के लिए F2 लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये इसको ना F3 ही कर लो, ठीक है। F3 कर लो, F5 कर लो, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। सो थर्ड हार्मोनिक के लिए F3 विच इज 3v/4L, 3F1 हो जाएगा v/4L। फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 5v/4L विच इज 5F1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस आता है ना, ये वाला डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव हार्मोनिक, वो होगा आपके पास 2F1,
यानी कि 2 इंटू वी बटा 4L, इस बात का रखना। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस देख रहे हैं ना, सो 2F1 आएगा 2 इंटू वी बटा 4L, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं V बाय 2L। एक्चुअली वही तो आ गया जो इसमें था, वही इसमें भी आ गया V बटा 2L। ठीक है, इसमें भी जितना था इसमें भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। बट इसमें इसमें F1 के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसमें F1 के ही बराबर था, इसमें 2F1 आ जाएगा। बट V के कंपैरिजन में देखा जाए तो V बाय 2L था, इसमें भी V बाय 2L ही हो जाएगा। और यदि इसमें फ्रीक्वेंसी रेशियो देखा जाए तो F1 F3 F5 F7 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 1:3:5:7 हो जाएगा। समझ में आ गया। और ओवरटोन को कैसे कंपैरिजन करना है वो भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास फिफ्थ ओवरटोन दिया हुआ हो, तो फिफ्थ ओवरटोन क्या होगा? सो ये 1 3 5 7 9, तो 9 के बाद 11। सो ये फर्स्ट ओवरटोन, ये पहला वाला तो कोई ओवरटोन नहीं होता, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ ओवरटोन 11 हो जाएगा। ये आप लोग मतलब 11 वाला जो हार्मोनिक्स है वो फिफ्थ ओवरटोन हो जाएगा। ये आप लोग इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, हार्मोनिक्स इक्वल्स 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल्स आपका 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, जैसे भी आप लोग का इच्छा रहे, जैसे भी आप लोग को समझ में आ जाए वैसे आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन में कुछ नहीं है, बस एल के जगह यहाँ पे एल के पास बस यहाँ पे ई लिख दो। ठीक है, प्लस कर दो ई के। इस ओपन ऑर्गन पाइप में क्या था? ओपन ऑर्गन पाइप में था F इक्वल्स एन वी बाय 2L, बस यहाँ पे L प्लस ई कर दो, वही चीज यहाँ पे। क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या था? एन वी बाय 4L, बस यहाँ पे L प्लस ई कर दो, हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे ई है, ई इक्वल्स 0.6R होता है। ये आपका क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं गिवन भी हो सकता है या नहीं भी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है 0.6R। ठीक है, 0.6 सेम रहेगा। आर जो है ये पाइप का रेडियस होगा, पाइप क्लोज हो, पाइप ओपन हो, ठीक है, मतलब ओपन पाइप हो, क्लोज पाइप हो, जो भी पाइप का रेडियस है उसको यहाँ पे पुट कर देना, ई का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल जाएगा। और एल आपका ट्रू लेंथ होता है। ठीक है, और ई वही आपका एंड करेक्शन हो जाएगा। चलो रेजोनेंस ट्यूब में देखा जाए तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है? रेजोनेंस ट्यूब यूज टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड। हमें इस स्पीड ऑफ साउंड भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये सिमिलर होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के। ठीक है, और देखो बिल्कुल इस तरह की वजह से कि यहाँ पे जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे L1 आया इसमें, ठीक है, ये जो यहाँ पे बना इस तरीके से क्लोज ऑर्गन पाइप में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आया है, वो ऐसा बना, फिर यहाँ पे इस तरीके का हार्मोनिक बना। ठीक है, सो ये L1 लेंथ का बना, ये L2 लेंथ का बना। समझ में आ गया। और एक बात याद रखना, इसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रेजोनेंस। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस यदि हो रहा है तो उसका डिफरेंस कितना होगा, यानी कि डेल्टा एल यदि देखा जाए, सो डेल्टा एल हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा बाय 2। ठीक है, सो डेल्टा एल यानी कि हम लोग यहाँ से L1 माइनस L2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा बटा 2। ठीक है, सो यदि आपके पास ये और ये दिया हुआ हो तब तो कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, बस ये माइनस ये इक्वल्स लैम्डा बटा 2 कर दो, काम खत्म। और v इक्वल्स हम लोग जानते हैं लैम्डा एफ होता है, सो यहाँ से आप लोग इसको करके लैम्डा निकाल दो, और फ्रीक्वेंसी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस लैम्डा के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग स्पीड ऑफ साउंड को निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये वाला जो मेन फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, है ना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद तो v इक्वल्स लैम्डा एफ कर देना, बस हो गया। चलो नेक्स्ट है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉलर देन होता है 10 हर्ट्ज के, यानी कि F1 माइनस F2। ठीक है, एक्चुअली हमें इसके लिए दो वेव्स का जरूरत होगा, एक वेव का फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरे का F2 है, दोनों का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, तभी हमारा बीट बनता है। ठीक है, देखो टू वेव एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, और मतलब डिफरेंट होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। देखो इसमें एक रिलेशन आता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फीलिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैक्सिंग। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे, यानी कि यदि टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, शार्पनिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। जैसे मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क में यदि मान लो टेंशन बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ट्यूनिंग फॉर्क को शार्पनिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फीलिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वैक्सिंग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो गिटार, गिटार का दो स्ट्रिंग है A एंड B, मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बना है, स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, A और B है वो बीट फ्रीक्वेंसी 6 प्रोड्यूस कर रहा है। When tension of B slightly decrease, टेंशन हमने यहाँ पे डिक्रीज किया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था, इसमें यहाँ पे एक और चीज है, देखो टेंशन ऑफ B slightly decrease and therefore the beat frequency increase to 7। टेंशन यदि हमने डिक्रीज किया है तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 से बढ़ के 7 हो गया। देखो ठीक है, सो बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ A आपका 530 है, A आपका 530 दिया हुआ है, ओरिजिनल बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ B हमसे पूछा है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इनिशियली दोनों का डिफरेंस से कितना आ रहा था? 6 आ रहा था, तो देयरफॉर ये क्या हो सकता है, ये आपका 536 भी हो सकता है और 524 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों से ही आपका 6 डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग टेंशन घटा रहे हैं तो दोनों का हम लोग फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी हम लोग घटा रहे हैं और घटाने के बाद हमारे पास 7 आ रहा है। तो अब जैसे मान लो हम लोग इसका घटाते हैं, ठीक है, 536 को हम लोग घटाते हैं, लेट से 535 आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस तो 5 आ रहा है, लेकिन हमें तो 7 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। अब इसको यदि घटाएंगे, क्योंकि टेंशन घटा रहे हैं तभी हमारे पास, देखो टेंशन घटा रहे हैं ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी घट रहा है, इसको घटाएंगे तो ये 523 आ रहा है, और 523 और 530 का डिफरेंस 7 आता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो 524 वाला होगा, ओरिजिनल हमारे पास 524 ही रहा होगा। समझ में आ गया? देखो वापस बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना इसको। हमारे पास पहले इनिशियली क्या था,
इनिशियली हमारे पास 530 था, इसका 530 दिया हुआ है, इसका x मान लेते हैं, दोनों से हमारे पास 6 बन रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये आपके पास 536 और 524 हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे टेंशन b का हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग घटा रहे हैं, सो लेट्स से हमने इसको घटा दिया, 535 कर दिया, इसको भी हमने 523 कर दिया। तो यदि इसका और इसका डिफरेंस देखें तो इसका और इसका डिफरेंस 5 आ रहा है और इसका डिफरेंस 7 आ रहा है, और एक्चुअली हमें चाहिए भी 7, तो ये वाला जो हमारा होगा ये एक्चुअली करेक्ट होगा। घटा के देखने से यहाँ पे 7 है, मान लो यहाँ पे 9 भी होता तो भी यही जाता, ठीक है। तो भी हम लोग इसको और घटाते जाते, तो ये एट द एंड हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता 521 और 530 का 9 आया था। अब हालांकि ये भी आ सकता है, ये भी हम लोग बहुत घटा दें तो ये भी इसके पास आएगा, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर किससे निकल रहा है, क्लोजेस्ट आंसर हमारे पास इससे निकल रहा है, इस वजह से हम लोग इसको आंसर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज बीट फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी आप लोग बीट फ्रीक्वेंसी का कर लेना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये आपके पास 7 था, ठीक है। तो ये था आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी और ये था रेजोनेंस ट्यूब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये नोट्स पसंद आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।